बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का आज हम लोग तीसरा पाठ पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं और जिसका नाम है नादान दोस्त। प्रेमचंद के लिखी हुई ये पाठ है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के करीब, वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था तथा 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। इन्होंने गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला आदि बहुत से उपन्यास लिखे। प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त, जिसमें कि चिड़िया के अंडों को लेकर केशव और श्यामा के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। वो चिड़िया के अंडों को किस प्रकार देखभाल करते हैं और उनके अंडों से निकलने वाले बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और इसका परिणाम क्या होता है ये हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और इसमें जो है बच्चों के मन में जैसे जिज्ञासा होती है कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे और उनसे जो है बच्चे कैसे निकलेंगे, उनका रंग कैसा होगा, वो क्या खाएंगे, और इस तरह से बच्चों के मन में जैसे जिज्ञासा होती है, उनके भी मन में बहुत सी जिज्ञासा थी। तो इस पाठ में हम लोग इसको फिर से देखते हैं, नादान दोस्त। और इसमें जब अंत में अंडे टूट जाते हैं, चिड़िया उन अंडों को गिरा देती है, तो वो दोनों ही उदास हो जाते हैं और उन्हें जो है ये नहीं पता होता है कि छूने से अंडे को चिड़िया सेती नहीं है। अब हम लोग शुरू करेंगे नादान दोस्त। और नादान दोस्त में सबसे पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के पास पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। यहाँ पर शब्द आया है और पर का अर्थ होता है पंख। और कार्निस कहते हैं छज्जे जैसी जो जगह होती है उसको कार्निस कहा जाता है। तो कार्निस यानी कि छत के जैसी जो जगह है उसे कार्निस कहते हैं। पर का अर्थ होता है पंख। और अब उनके मन में ये प्रश्न उठता है कि इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो इस तरह से तसल्ली दे लेना मतलब कि अपने आप को समझा लेना। तो इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था और अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत भी नहीं थी, अर्थात वो घर के काम करने में ही इतनी व्यस्त रहती थी कि उन्हें जो है बच्चों के सवालों का जवाब देने का समय नहीं था। तो अब बाल मन ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को देखकर उसमें जो है जानने की इच्छा होती है कि किस तरह से ये होता है। और इसमें श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। बच्चे निकलकर अंडों में से
श्यामा के मन में ये प्रश्न आता था कि अंडों में से निकलकर बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। और केशव जो है विद्वान यानी कि बहुत बड़ा जानकार, जैसे कि बहुत जानकारी हो, इस तरह से जो है वो गर्व से कहता कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे और बग़ैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यहाँ पे बग़ैर परों के, बग़ैर का मतलब है यहाँ पर बिना, तो बग़ैर का अर्थ है बिना, बग़ैर का अर्थ है बिना, बिना पंखों के, बग़ैर मतलब बिना, बिना पंखों के वे उड़ेंगे कैसे। अब जो है केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता कि बग़ैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब टेढ़ा, पेचीदा, पेचीदा मतलब टेढ़ा। इस सवालों का जवाब पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने, अधीर मतलब परेशान हो उठना, अधीर, धैर्य न रखना, अधीर हो जाना, धैर्य न रखना या परेशान हो जाना देखने के लिए। तो इस तरह जो है दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी और अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो इस तरह से जो है चारा कहते हैं, चिड़िया जो खाती है दाना, उसे चारा कहा जाता है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे और बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब आगे क्या होता है कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी। अब वे बच्चे सोचते हैं कि चिड़िया इतना दाना कहाँ पाएगी कि अपने बच्चों को खिला सके, सारे बच्चों का पेट भरे, क्योंकि चिड़िया के एक बच्चे तो होते नहीं हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं। तो गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे। गरीब बच्चे यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि चिड़िया के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और चिड़िया जो है वो सोचती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी। बच्चे सोचते हैं कि चिड़िया को वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी और इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। मुसीबत यानी परेशानी, और दोनों फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, जिससे कि चिड़िया जो है उसे अपने बच्चों को खिला सके। कार्निस जो है वो कहते हैं दीवार की कंगनी को, कार्निस दीवार की कंगनी को, जो थोड़ा सा निकला हुआ छत जैसा होता है, उसे कहते हैं कार्निस। जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है, खिड़की के ऊपर ज़्यादातर रहता है। तो इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठते हैं और दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली कि तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो अब श्यामा खुश हो जाती है, कहती है कि तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब यहाँ बच्चे जो है वो उस चिड़िया की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ले लेते हैं और दोनों मिलकर
एक एक चीज़ कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, सभी का ध्यान रखते हैं। और केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया। तकलीफ़ यानी परेशानी। तो केशव का ध्यान उस तकलीफ़ की ओर नहीं गया। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो अब जो है इनको ये एहसास होता है कि उन्हें प्यास भी लगेगी और धूप भी लगेगी और भूख भी लगेगी। तो आखिर यही फ़ैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हो गया यानी कि ये प्रस्ताव भी, यानी कि ये जो सोच रहे थे वो भी स्वीकार कर लिया गया। अर्थात ये फ़ैसला हो गया कि कपड़े की छत बनानी है और चावल रखना है और पानी के लिए प्याली रखनी है, प्याली में पानी रखना है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। अब वो सब जो है इसका इंतज़ाम करने लगते हैं और आँख बचाकर कि माँ को पता न चले, श्यामा जो है वो चावल निकाल कर लाती है और केशव जो है प्याली को खाली कर देता है। उसमें तेल रखा रहता है, उसे खाली करके ज़मीन पर गिरा देता है और खूब साफ़ करके उसमें पानी भरता है। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो अब चांदनी के लिए यानी कि ऊपर ढकने के लिए, उसको चांदनी कहा जाता है, ऊपर ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? और फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? तो ये कपड़ा डालने के लिए उनको कुछ सहारा चाहिए था जिस पर कि कपड़ा टिका रहे, जिससे कि चिड़िया को छाया मिले। तो इस तरह से केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन में रहा मतलब कि यही सोचता समझता रहा कि कैसे कपड़े से जो है उसे छाया बनाई जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो अब जो है श्यामा से जाकर वो बोलता है कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ और अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी न जाएगी। यानी कि जो कूड़े वाली टोकरी थी वो बीच में फटी होने से उसमें से धूप छनकर अंदर आ सकती थी। केशव ने झुंझला कर कहा कि तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यहाँ पे सुराख यानी कि छेद, सुराख कहते हैं सुराख यानी कि छेद और हिकमत मतलब उपाय। उसका कोई उपाय करूँगा यानी कि उसका कोई इंतज़ाम करूँगा, निकालूँगा, हिकमत निकालूँगा, कोई उपाय निकालूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूँगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो वो बोला कि उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया। ठूस देना मतलब अच्छे से उसे लगा कर पैक कर देना। और तब टोकरी को एक टहनी से, टहनी यानी कि एक लकड़ी पतली, टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूँगा। आड़ कर दूँगा यानी ढक दूँगा, और तब कैसे धूप जाएगी। और अब श्यामा अपने भैया की चालाकी को मानती है। और अब यहाँ पे आगे क्या कहानी होती है ये हम लोग देखेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर यानी कि कार्यालय, ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके। दम रोके मतलब सांस रोके।
दम रोके मतलब सांस रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो अब जो है ये समस्या थी कि उतने ऊपर चढ़ा कैसे जाए। तो अब दोनों अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा, हिफाजत कहते हैं सुरक्षा। अब दोनों अंडों की हिफाजत यानी सुरक्षा की तैयारियां होने लगीं और केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी और स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, क्योंकि उसे गिरने का डर रहता था और दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। दबी आवाज़ से क्यों डांटता था? क्योंकि अम्मा सो रही थी और अगर तेज़ आवाज़ में बोलता तो अम्मा जाग जाती और इसीलिए जो है उसने दबी आवाज़ में बोला, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसके पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। अब जो है यहाँ पर केशव ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। और ऊपर से श्यामा पूछ रही थी कि कितने अंडे हैं भैया? तो श्यामा बताता है कि 3 अंडे हैं और अभी बच्चे नहीं निकले हैं। और श्यामा उसे देखना चाहती है कि कितने बड़े हैं, तो केशव टाल देता है, कहता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो इस तरह से श्यामा जो है वो पुरानी धोती से गद्दी बनाता है और उन पर उन अंडों को रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा भर टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली तो ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर।
अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी और श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। तो केशव जो है श्यामा से मिलकर ये इंतज़ाम करता है और केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। और वो अपनी बहन को, श्यामा को डराता भी है कि अगर वो अम्मा से बताई ये सब बात तो मैं बहुत मारूंगा। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी कि गिरती तो तुम्हारे सिर के 4 टुकड़े न हो जाते। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला, कोठरी यानी कमरा, और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। तो अब यहाँ पर जब ये लोग ये काम कर रहे थे तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, वो माँ पूछती है कि तुम दोनों कब बाहर आ गए हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने कहा था ना कि नहीं निकलना है, तुम लोग क्यों निकले? और अब केशव डरा हुआ था कि कहीं श्यामा ये सारी बातें माँ से बता न दे, क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे लग रहा था कि श्यामा ये अम्मा को ये सारी बात बता सकती है। तो अब श्यामा लेकिन चुपचाप थी। अब वो क्यों चुप थी? शायद वो भी इस काम में हिस्सेदार थी, इसलिए चुप थी, या वो जो है कहीं भैया पिट न जाएं, इसलिए भी वो नहीं बता रही थी मोहब्बत के मारे। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी और माँ उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। लू चलना मतलब गर्म हवा चलना, गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। तो माँ ने जो है उन दोनों को सुला दिया और अब क्या होता है कि 4 बजे यकायक मतलब अचानक, यकायक मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली और किवाड़ खुले हुए थे और वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकना मतलब देखना। ताकना मतलब देखना। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो संयोग मतलब होता है इत्तेफाक। संयोग मतलब इत्तेफाक। और अब वो कहती है कि लगता है बच्चे उड़ गए और टोकरी का पता ना था और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई, उल्टे पांव दौड़ना मतलब जैसे ही देखी वैसे ही वो भागी भैया के पास और जाकर बोलती है कमरे में, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और बोला और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं
और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो इस तरह से जब केशव जाता है दौड़ कर देखने, तो वहाँ देखता है कि पानी किसी चीज़ जो है वहाँ पर फैली पड़ी है, चूने जैसी चीज़, और अंडे टूटे पड़े हैं और प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब जो केशव था वो ये सब देख के, क्योंकि उसके लिए वो बहुत इंतज़ाम किया था और वो चाहता था कि चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहें, और जिसके लिए इतना इंतज़ाम किया था वो जो है अब ख़त्म हो चुका था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई यानी कि डर के मारे। उसे जो है बहुत दुख भी हो रहा था और उसे डरा भी हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में यानी कि दुख भरी आवाज़ में। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। उजला उजला का अर्थ होता है सफ़ेद सफ़ेद। उजला का अर्थ होता है सफ़ेद। तो यहाँ पर वो सब देखते हैं कि अंडे टूटे पड़े हैं और वो बार बार श्यामा प्रश्न कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा खिंजला जाता है और कहता है, तेरे सर में देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है और वही तो अंडे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। तरस यानी कि दया। उसे श्यामा पर ज़रा भी दया न आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अब माँ पूछती है कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? तो श्यामा कहती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब केशव को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि छूने से चिड़िया बच्चों को सेती नहीं है। और केशव रोनी सूरत बनाकर, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वो बहुत दुखी था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो इस तरह से अम्मा को केशव की नादानी पर हंसी आ गई और केशव कई दिनों तक अपनी इस गलती पर अफसोस करता रहा। उसे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को जब वो जाना कि छूने से अंडे नहीं सेती है चिड़िया, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और इससे पहले तो वो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो ये सब कर रहा था। तो इस प्रकार इस कहानी में बाल सुलभ नादानी का बहुत ही सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। और बचपन में बच्चों से नादानियाँ हो जाती हैं और जिसमें कुछ नादानियाँ ऐसी होती हैं जो करते समय नहीं पता चलता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। तो इस तरह से इन बच्चों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न थे और वो जो है जानना चाहते थे कि कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं था। अगर ये बात
केशव को या श्यामा को पहले ही पता होती ये बात, तो शायद वो लोग अंडों को छूते नहीं। भले ही उनके लिए जो है सारी सुविधाएं जैसे दाना पानी ये सब वहाँ पे रख देते, लेकिन उसे छूते नहीं। तो इस तरह से जानकारी के अभाव में ये नहीं पता था, और इसीलिए इसे नादान दोस्त कहा गया है। इस पाठ का नाम नादान दोस्त रखा गया है, क्योंकि नादानी में ये किया गया कार्य था। तो आज हम लोग इस पाठ को फिर से पढ़े, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।